हेलो, खालापुर पुलिस चौकी। हाँ साहब, वो एमजी रोड से आगे राइट हैंड पे जो खाली जमीन है ना, उधर मैंने 3-4 आदमी लोगों को खड्डा खोद के एक लाश को गाड़ते देखा। अपन कौन? हेलो, एक आदमी ने एक मृत शरीर का हाथ काटा और फिर उसी हाथ को जमीन में गाड़कर खुद पुलिस को फोन करके एक लाश के गाड़े जाने की झूठी खबर दी। किसका था वो मृत शरीर? क्यों उसका हाथ काटकर जमीन में गाड़कर ये खेल खेला जा रहा था? क्या था ये माजरा? इस वारदात की खबर से पुलिस हरकत में आ गई थी, लेकिन इस तरह पुलिस को गुमराह करने के पीछे उस आदमी का मकसद क्या था? अच्छे से देखो, वो गड्ढे में देखो, पास के उस तरफ देखो। सर जल्दी आइए। खुदाई करवाओ यहाँ पे। कुछ मजदूरों को बुलवाओ और आसपास पूरे में खुदाई करवाओ। पता करो कि किस आदमी ने फोन किया तो उसकी डिटेल्स निकालो और जमीन के मालिक को भी ढूंढो उसके लिए। सर नहीं देसाई साहब, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं बस निकल ही रही हूँ और 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। मैं बस आ रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। नहीं, आपको जितनी एक्सरसाइज बताई है ना, आप वो करिए, फिर मैं आके और आपको करवाती हूँ। ठीक है, मैं पहुँचती हूँ। हाँ जी। रूही। हाँ अब्बू। बेटा, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। हाँ ठीक है अब्बा, अभी देती हूँ। मैंने ही निकाल लिए सारे पैसे तेरे पर्स में से। घर में एक दाना नहीं है खाने को अनाज का, और शाजिया को भी बाजार से सामान खरीदना था, और मोबाइल में जो पैसे डलवाने थे वो किसकी जिम्मेवारी है? जा रख के ऐसे। अरे अम्मी, ठीक ही किया आपने निकाल लिए। वैसे ही मैं आपको ही तो देने वाली थी पैसे। और तुमसे तो मैं थक गई, कर्जा ले लेके सारा घर चला रहे हो। अरे वो परचून वाला कह रहा था कि नई बिल्डिंग में चौकीदारी का काम है, जाओ जाके पता करके आओ। चौकीदारी? और मैं क्यों? अरे जब ताकत थी तब नहीं किया, अब बुढ़ापे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम थोड़ा सब्र रखो, एक दिन वो नई बिल्डिंग है ना अपनी हो जाएगी, बस फिर तुम रानी, मैं राजा। वाह मेरे फक्कड़ राजा। अरे अम्मी, आप ये सब छोड़ो ना, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। और आप अब्बा को ना इस तरह बार बार परेशान ना किया करो। किसी दिन कुछ कर पुरा बैठे तो और आफत। अरे मैं तो थक गई तुम दोनों से। ये आदमी है बाप तेरा, दिन में बैठ के सपने देखता है, और ये औलाद है तुम्हारी, ढाल बन के खड़ी हुई है तुम्हारे पास। पता नहीं क्या देखा था तेरे मामू ने जो इनसे शादी करा दी। तो अच्छा ही देखा। अरे तुम चुप रहो। अरे अब्बा अम्मी, आप लोग ये सब खत्म करो, ठीक है? अब्बा मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देरी हो रही है। और अपना ध्यान रखना और टेंशन मत लेना, ठीक है? बाय। बड़ा प्यार उमड़ रहा है दोनों के बीच में, अपना ध्यान रखना। अरे अम्मी, तुम्हारा खत्म हो गया तो मैं पार्सल खोलूं? बहुत भूख लगी है। पार्सल खोल ले और खा भी ले। मेरी प्यारी अम्मी। मामले की संजीदगी को देखते हुए पुलिस ने अपनी निगरानी में जमीन को खुदवाना शुरू किया ताकि लाश के बाकी हिस्सों का पता लगा सके। सर, जिस नंबर से हमें फोन आया था वो अभी भी बंद है। उसका नाम और पता भी फेक है, लेकिन जमीन के मालिक के बारे में हमें पता चल गया। उसका नाम है करीम तंबोली। कुछ ही दिन पहले उसने जमीन खरीदी, दरगाह वाले गली में रहता है। और जमीन से क्या रिपोर्ट? सर खुदाई चल रही है, कुछ पता नहीं चला अभी तक। ठीक है, चलो सब। करीम तंबोली यहीं रहता है? हाँ रहते तो यही हैं, पर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि पुलिस घर आ गई? बुलाइए, बात करनी है। अरे वो कब आते हैं कब जाते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या किया उन्होंने? देखिए, हम जो पूछ रहे हैं सीधे सीधे जवाब दीजिए। कहाँ है करीम तंबोली? सुबह निकले थे कह के कि थोड़ी देर में लौट आएंगे, पर अभी तक तो नहीं लौटे। क्या बात है? उनकी जमीन से एक कटा हुआ इंसानी हाथ मिला है। लाश के बाकी टुकड़ों को खोजने के लिए हम खुदाई करवा रहे हैं, उसी सिलसिले में बात करनी है उनसे। क्या जमीन? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, उस आदमी के पास धेला नहीं है, वो जमीन क्या खरीदेगा?
मेरी बड़ी बेटी रूही उसका खर्चा उठाती है। उसके पास तो अपने लिए एक चप्पल खरीदने की कुव्वत नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए मामला संगीन है, इसीलिए उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। फोन नंबर दीजिए उनका। दे, नंबर दे। और कौन कौन है घर में? मेरी बड़ी बेटी रूही, वो काम पे गई है पंडेल। अब वो नहीं करते, वो नीचे हाथों और पैरों में वैसे जोर जोर से दबाते रहते हैं साहब। क्या वो हाँ यही प्रेशर करती रहती है। ठीक है, घर आए तो थाने भेजिएगा। चलो चलो। साहब अब क्या किया इसने? नहीं सर, फोन स्विच ऑफ है। शे की औरत पति से उखड़ी हुई लगती है, कुछ तो गड़बड़ है। करीम गायब है और उसका फोन भी बंद है। सर करीम सुबह घर से निकला था, इसका मतलब ये हाथ करीम का तो नहीं हो सकता। वो तो रिपोर्ट आने पर ही साफ होगा। लेकिन मेन सवाल ये है कि इस निकम्मे आदमी ने जमीन खरीदी किससे और कैसे? पता नहीं अम्मी, आप क्या क्या बात करते रहते हो। एक तो मेरा सामान नहीं मिल रहा है। क्या गुण खिला रही है तू? है? नहीं, कहाँ और तेरा बाप कहाँ पर है? अरे मुझे बात क्या- सुन मेरी, पुलिस आई थी घर पर। पुलिस? और तेरे बाप ने कोई जमीन खरीदी है? अरे ये क्या बाप बेटी के बीच में चल रहा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? दीदी, पुलिस आई थी अब्बू को ढूंढते हुए और तुम्हें भी पुलिस स्टेशन बुलाया। मुझे बुलाए? अब तो कुछ बोलेगी भी? अपने मुंह में चुप रखे बैठेगी सब कुछ। अरे अम्मी अभी आना, आप मुझसे कुछ मत पूछे, ठीक है? मैं कैसे तेरे से ना पूछूं? अम्मी वापस आकर बता दूंगी ना सब कुछ आपको, जाने जरूरी है। लेकिन मेरी बात तो सुन। अम्मी ये बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं। हेलो, हाँ देखो, तुम मेरी बात सुनो। तुम ना फोन मत काटना। मेरी बात सुनो, फोन मत काटना। मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। हाँ हेलो। हाँ, अब्बू और दीदी घर पे नहीं है। अम्मी के सोने के बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। ओके। सर हाँ जी। ये उस हाथ की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। ये हाथ किसी मरे हुए इंसान के शरीर से काटा गया है। मौत करीब 1 महीना पहले हुई है। इसका मतलब हमारा शक सही था कि ये करीम नहीं है। आसपास के पुलिस स्टेशन में करीम की डिटेल्स भेज दो। करीम की जमीन पर हाथ का मिलना और उसका मोबाइल नंबर बंद करके गायब हो जाना, सारी बातें शक की सुई इसकी तरफ ही घुमा रही हैं। सर इसका मतलब लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश के अलग अलग टुकड़ों को इधर उधर फेंका गया है। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, कोई मर्डर या फिर लाश चुराने का केस है क्या? हॉस्पिटल्स में भी पूछताछ करो। हाथ 1 महीने पुराना और करीम ने यह जमीन हफ्ता भर पहले खरीदी थी। इस जमीन के पुराने मालिक को खोजना होगा। मामले की तह तक जाने के लिए करीम का मिलना भी बहुत जरूरी है। उसकी बेटी रूही की कोई खबर? सर अभी तक तो कुछ नहीं। ये लड़की वाकई में अब तक घर नहीं पहुंची है या फिर हमसे छुप रही है? शेख हो ना हो, करीम के घर वाले कुछ तो छुपा रहे हैं। ये बाप बेटी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। तुझे तो पता है ना बेटा रूही कहाँ है, तो तू बता दे। इसके अब्बा भी नहीं है यहाँ पर। आंटी मुझे नहीं पता रूही कहाँ है। मैं सच बोल रही हूँ। ये लड़की कहाँ चली गई? कौन हो तुम? ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो? चुप कर। मेरी बात को ध्यान से सुन। एरिया के पैसे को ना कोई हजम नहीं कर सकता है। अगर वो मर भी गया होगा ना तो उसे उसी कब्र से खोद कर निकाल कर लाऊंगा। अरे वाह, असली खजाना तो यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। मोहतरमा, चांद को पर्दे के पीछे क्यों छुपा कर रखा हुआ है? मेरी बात को ध्यान से सुन। मुझे ना मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। और हाँ, अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना तो अगली बार इस चांद पे ग्रहण लगा कर जाऊंगा। तुम्हारे अब्बा ने मुझसे जो भी कर्जा लिया है उसका पाई पाई तुम्हें चुकाना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए भाईजान, अब्बा ने जो भी उधार लिया है मैं सब चुका दूंगी, पर प्लीज अभी आप यहाँ से चले जाइए। अम्मी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना।
मैं सब सही कर दूंगी। रूही, रूही कहाँ है बेटा? अब्बा हेलो, ओके सर, उस जमीन के पुराने मालिक के बारे में पता चल गया। उसका नाम मदन नाडकर्णी है, डीएन नगर में रहता है। गाड़ी डीएन नगर लो। जी सर, करीम तंबोली को ज़मीन मैंने ही बेची है। कितने में बेची है? सर 8 लाख में है, लेकिन अभी तक उसने आधे पैसे ही दिए हैं, इसलिए मैंने रजिस्ट्री नहीं करवाई। हमने सिर्फ लिखा पढ़ी की थी। कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी सर। ये रहे सर। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से करीम तंबोली गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। फिर उसने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया? और आप तंबोली को जानते कैसे? सर, मुझे करीम तंबोली से प्रॉपर्टी डीलर सुधाकर ने मिलवाया था। उसका कोई कांटेक्ट है आपके पास? जी सर। सर ये उसका विजिटिंग का। आपकी उसी जमीन पर एक कटा हुआ इंसानी हाथ मिला और करीम गायब है। कुछ मालूम है इसके बारे में आपको? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और करीम को मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अगर वो आपसे कांटेक्ट करता है या आपका किसी भी तरह का कांटेक्ट उससे होता है, सबसे पहले हमें बताइएगा। जी सर। ठीक है। नमस्ते साहब। सुधाकर रह गए? नहीं सर, मैं अरविंद धोत्रे। सुधाकर कहाँ है जिसका ये घर है? उन्होंने तो 2 साल पहले मेरे स्वर्गवासी ससुर जी को ये घर बेच दिया था। उसकी कोई फोटो है आपके पास या फिर उसका स्केच बनवा सकते हैं? नहीं सर, मैं तो उनको जानता भी नहीं। ठीक है। शेख, कहीं जमीन पर मिला हुआ हाथ सुधाकर का तो नहीं? हो सकता है जमीन की डील बिगड़ने पर करीम ने सुधाकर को मार दिया और फिर गायब हो गया। मदन से सुधाकर का स्केच तैयार करवा और आसपास के सारे प्रॉपर्टी डीलर्स से इस सुधाकर और करीम तंबोली के बारे में पता करो। सर, पुलिस ने इस जमीन के सौदे से जुड़ी मालूमात लेने के लिए सभी प्रॉपर्टी डीलर से पूछताछ शुरू की। सर, सुधाकर के नाम का कोई प्रॉपर्टी डीलर के बारे में मुझे नहीं पता। करीम तंबोली को जानते हो? नहीं सर। सर, ये देखिए सुधाकर का स्केच और मोबाइल कंपनी से मिली उसकी तस्वीर। और ये है सुधाकर, करीम और रूही के कॉल डिटेल्स। तो सुधाकर को अक्सर ये 2-3 नंबर से ही कॉल्स आते थे। करीम सुधाकर से और अपने दोस्तों से बात किया करता था। और रूही के कॉल डिटेल्स में अक्सर कॉल्स उसके क्लाइंट्स को किए गए हैं। सर, रूही की लास्ट कॉल लोकेशन उसके घर की बाहर की दिखा रही है। लास्ट कॉल किसको किया था? सुधाकर को। यस सर। चौंका देने वाली बात तो यह है कि रूही तंबोली अक्सर सुधाकर से बात किया करती थी। मतलब रूही तंबोली सुधाकर के कांटेक्ट में थी, लेकिन ये सुधाकर के कांटेक्ट में कैसे? चेक, रूही की सारी डिटेल्स निकलो, उसके सारे क्लाइंट से मिलो और पता करो क्या इन्फॉर्मेशन हाथ करती है। मर्डर का मामला है, छोटी से छोटी बात भी छूटनी नहीं चाहिए। सुधाकर की लास्ट कॉल लोकेशन क्या थी? शास्त्री नगर। सुधाकर की फोटो भी हर जगह सर्कुलेट करो। सर जी, क्या बताऊं, ये भी बहुत सुंदर थी और मन की भी बहुत साफ। उसके ट्रीटमेंट में जादू था। सर, वो मेरे पति के साथ हंस हंस के बातें किया करती थी। उसकी वजह से हम दोनों के बीच में रोज झगड़े होते थे, इसलिए मैंने उसका घर में आना बंद कर दिया। सर, उसके बाद दोबारा मैंने उसे यहाँ कभी नहीं देखा। रूही बहुत अच्छी लड़की है सर। उसकी खड़ूस माँ हमेशा उसे ताने देती रहती है, उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। ये शराबी बाप को घर लेके आती है और अपनी छोटी बहन की सारी जरूरतें पूरी करती है। उसने कभी किसी सुधाकर का जिक्र किया था आपसे? नहीं सर। आखिरी बार कब बात हुई थी? 2 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी। सब बेटियां तो सबकी होती है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये रूही अपने अम्मी अब्बू का नाम बदनाम करने के लिए पैदा हुई है।
इसका तो रिश्ता भी तय हो रहा था, लेकिन इसने खुद ही अपने ऊपर कीचड़ उछाल लिया। हमीदा के बेटे सलीम के साथ इसकी शादी की बात भी चल रही थी। तुम्हारी शादी की बात चल रही थी रूही से? हाँ सर, चल रही थी, पर उस रूही ने खुद आकर अपने गुनाह गिनवा दिए। मेरे अब्बा के कहने पर इसका रिश्ता तो आपने मुझसे करवा दिया, पर कोई इंक्वायरी नहीं करी। खैर छोड़िए, मैं ही आपको बता देती हूँ कि मेरे कई और मर्दों के साथ रिश्ते हैं। मुझे इस निकाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मंजूर है? हमने तभी रिश्ता तोड़ दिया था सर। ये बात उसके माँ बाप को पता थी? हाँ सर, उन्हें पता थी। वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी सर। साहब, यहाँ पे कंकाल मिला है। इसका मतलब इस जमीन पर पहले भी कांड हो चुका है शेख। बाहर निकालो इसे। करीम 3 दिन पहले गायब हुआ और वो कटा हुआ हाथ हमें 2 दिन पहले मिला, पर ये कंकाल कई सालों पुराना लग रहा है। तब शायद ये जमीन उस मदन के नाम पर होगी। उस मदन से फिर से पूछताछ करते हैं, शायद कुछ मिले। सर, स्केलेटन को लैब भिजवाओ। ओके सर। मदन, एक कटा हुआ हाथ, एक कंकाल, एक जमीन का सौदा। करीम तंबोली को जमीन मैंने ही बेची है। एक गुमशुदा इंसान करीम, उसकी बंदी बनी हुई बेटी रूही और मदन के घर तोड़फोड़। न जाने कितने ही संगीन पहलू थे जो इस कहानी के साथ जुड़ते जा रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन सब का आपस में क्या कनेक्शन था। पुलिस के लिए केस काफी पेचीदा साबित हो रहा था। मदन के घर में क्या हुआ है और क्यों? सर, कहीं ये सुधाकर, करीम और रूही का ही तो खेल नहीं है। तो फिर उस जमीन में मिला कंकाल किसका? सर, ऐसा भी तो हो सकता है इन तीनों को उस कंकाल का राज पता था, या इन तीनों ने मिलकर मदन को ब्लैकमेल कर रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मदन को कुछ और पता था, या फिर करीम के हाथ में सुधाकर को कोई सच लग गया जिसके नतीजे में उसने जमीन की डील करीम से करवाई। शेख, इस मदन को ढूंढना होगा और रूही, सुधाकर और करीम, इनकी सर्च को भी तेज करना होगा। सर, कुछ मिला अंदर? नहीं सर, कुछ नहीं। पुलिस ने जमीन के मालिक मदन के अचानक गायब हो जाने पर उसकी मालूमात इकट्ठा करनी शुरू की। सर, मदन के पड़ोसियों से मैंने उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन खास कुछ जानने को नहीं मिला। लोगों ने उसे करीब 3 महीने पहले से वहां देखा है। उससे पहले वो कहाँ रहता था किसी को नहीं पता। मदन की अधिकतर बातें सुधाकर और करीम से होती थी, उसके कॉल रिकॉर्ड से। शेख, मदन के घर में तोड़फोड़ हुई है, इसका मतलब वहां कुछ तो संगीन जरूर हुआ। दूसरी अहम बात यह कि इन चारों का जमीन से कोई ना कोई लिंक है, और हम अब तक वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। हमें कोई भी लीड नहीं मिल रही। सर, मैंने मदन की फोटोग्राफ सभी थानों में सर्कुलेट कर दी है। शेख, एक बार ये करीम तंबोली मिल जाए ना तो। साहब, जुआ, सट्टा, रेस, इन सब में 1 नंबर था करीम। सारे 2 नंबर के काम जानता था, लेकिन औकात 54 की नहीं। 50 देते है? चल, 100 आया, मैं देता हूँ। इधर पैसे डालने का तभी खेलने का। चल, मत दे पैसा डाल। सब सारे फसाद की जड़ तो करीम की जुए की आदत और जल्दी से जल्दी पैसे बनाने की सोच थी साहब। गले तक कर्ज में डूबा हुआ था साहब। एक भी दिन ऐसा जाता नहीं था कि घर में कर्जदार ना आया हो, इसीलिए आपस में मियाँ बीवी की बनती भी नहीं थी। अल्लाह, अरे रूही की अम्मी, 1 गिलास पानी ला। पानी पिलाऊं मैं तुम्हें? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे कुछ ढीला भी कमा लेते, खाली हाथ आगे टरकाते हुए। पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है, नसीब से मिलता है। देखना, तुझे एक दिन है ना झूले में झुलाऊंगा, झूले में। मैं झूले में झूलती रहूंगी और तुम कबर में अपने पैर लटका लेना। मरने की बदुआ दे रही? अरे मरने की बदुआ दे रही? मुझे मारेगा तू? हाल फिलहाल में करीम को देखा था? नहीं साहब। ठीक। शाजिया। हाँ अम्मी। अम्मी, क्या हुआ? हाँ? अम्मी,
मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। देखो ना, फोन भी नहीं उठा रही, कब से ट्राई कर रही हूँ, उसको अपनी छोटी बहन की याद नहीं आ रही। मुझे तो दीदी की बहुत याद आ रही है। अब्बू भी गायब है। जैसी गैर जिम्मेवार लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तो दुकान वाला भी कह रहा था कि अब सामान नहीं देगा। अम्मी, मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ। कहीं दीदी मिल जाए, पर जल्दी आ जाइए। हेलो गुल्लू, मैं घर से निकल गई हूँ। तुम स्कूटी लेके पीछे वाली गली में आ जाओ। हाँ हाँ जल्दी। पुलिस को मदन के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। रूही और करीम भी गायब थे। सुधाकर भी मिल नहीं रहा था। यह पूरा मामला काफी उलझता जा रहा था और तभी एक घटना ने पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी। यहाँ पर कुछ है। अरे ये तो करीम चाचा है। सर ये तो करीम है। सबसे पहले किसने देखा? सर हम ही तीनों लोग नहा रहे थे तो उस साइड पत्थर में फंसी ये बॉडी मिली। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके घर वालों को इन्फॉर्म करता हूँ। ये क्या कह रहा है? और देखना एक दिन तुझे ना झूले में झुलाऊंगा, झूले में, फिर तुम रानी मैं राजा। तेरे अब्बू खत्म हो गए बेटा। शाज़े, तुम्हें किसी पर शक है? देखो, तुम्हारी दी हुई छोटी से छोटी जानकारी हमारी बड़ी मदद कर सकती है, तो अपने दिमाग पर जोर डालो। साहब, कल एक आदमी आया था अब्बू को ढूंढते ढूंढते। ये था? ये नहीं था साहब, उसका नाम एरिया था। एरिया के पैसे को ना कोई हजम नहीं कर सकता है। उसने आप लोगों की मदद ना लेने की भी धमकी दी थी साहब। इस पे बुरी नजर डाल रहा था साहब। इसको उठा के लेके जाना चाहता था। आप लोगों को ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। खैर घबराइए मत, हमारा एक आदमी आपके घर पर निगरानी रखेगा। सर करीम की लाश हमें तालाब से मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि करीम ने अपने कर्जे से तंग आकर खुदकुशी कर लियो, या फिर किसी और ने करीम को मारकर उसकी लाश को तालाब में फेंक दी हो? मदन गायब, रूही और सुधाकर का भी कोई पता नहीं। इस जमीन से जुड़े लोग एक एक करके गायब होते जा रहे हैं या मरते जा रहे हैं। कहीं ये रूही और सुधाकर की चाल तो नहीं है? सर करीम कर्जे में डूबा हुआ था तो वो कर्जदारों से भाग रहा था, ये बात समझ में आती है, लेकिन रूही कहाँ गायब हो गई? इस रूही की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और एरिया कौन है पता लगाओ। सर पुलिस को अब तक लग रहा था कि करीम ये सारा खेल खेल रहा है, लेकिन करीम की लाश ने कई सवाल और खड़े कर दिए। पुलिस ने यह भी अंदाजा लगाया कि शायद सुधाकर और रूही आपस में मिले हुए थे, लेकिन रूही को तो कहीं बंदी बनाकर रखा गया था। तो क्या पुलिस गलत दिशा में जा रही थी? चल चल, फोटो का नाटक। चल अरे छोड़ बेटी को। तेरा पति मर गया है, हमें पैसे कौन वापस करेगा? छोड़ मेरी बेटी को। छोड़ छोड़। अबे तू कौन है? पुलिस। चलो सब आके मैंने किया। किसी के घर में घुसकर उसकी बेटी को उठाने की कोशिश की है तूने, बता क्या चक्कर है? अरे साहब मैंने उसे 4 लाख का कर्जा दिया था। सारी दुनिया को मालूम है कि करीम कितना बड़ा कंगाल है। किस भरोसे पर दिया था इतना बड़ा उधार? अब उसने मुझे कहा था कि एक बार वो जमीन उसके नाम हो जाएगी तो
उसकी तकदीर बदल जाएगी और वो मुझे 4 का 8 लाख रुपए वापस करेगा। साहब इसके लिए उसने अपने मकान के कागजात भी मेरे पास गिरवी रखवाए थे, लेकिन साहब जब मैंने उसे पैसे दे दिए तो मुझे पता चला कि उसने मेरे को नकली कागजात दिए हैं। वो मकान उसकी बीवी तस्नीम के बाप के नाम पर था। और इसीलिए पैसे नहीं मिले तो तूने इसे मरवा कर तालाब में फेंक दिया। नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं क्यों मारूंगा सर? जब मुझे पता चला कि वो मर चुका है तो उसकी बेटी को उठाने पहुंच गया। माफ कर दो साहब, गलती हो गई। एक बात बता, ऐसा क्या होने वाला था उस जमीन में कि वो तुझे 4 के 8 देने का वादा कर रहा? साहब मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम साहब, उसने मुझे खुल के कभी कुछ नहीं बताया। चलिए बता, सुधाकर को कैसे जानता है तू? साहब सुधाकर को भी मैं नहीं जानता हूँ साहब, उसे करीम जानता है। तो जमीन पर हमें कटा हुआ हाथ मिला था और खुदाई में एक कंकाल भी, उसके बारे में क्या मालूम है? सब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। और करीम की बेटी रूही, उसके बारे में क्या जानता है? हाँ साहब, हाँ वो ना सब कुछ एक्यूप्रेशर का काम करती थी साहब। बस साहब मुझे इतना ही मालूम है साहब। सर अभी तक रूही घर नहीं लौटी। अभी तो घर वाले बताएंगे कि सही में गायब है या फिर हमसे छुप रही है। काफी किश्तों में बातें बताती हैं आप। अब ये बताइए कि आपकी बड़ी बेटी रूही कहाँ है? और हमीदा ने हमें बताया कि उसका किसी के साथ चक्कर भी था। ये सब अफवाहें हैं साहब, जो रूही ने खुद अपने बारे में फैलाई थी। उसने अपने दामन पर दाग भी इसलिए लगाया क्योंकि वो अपने बाप की खिदमत करना चाहती थी। ये क्या किया तूने? हैं? तू अपनी हाथों अपना रिश्ता तोड़ा है। हमें नहीं करनी है मुझे शादी। शादी नहीं करेगी तो यहाँ छाती पे बैठ के मेरी मुंह जलेगी, बदतमीज। अम्मी आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपके अब्बा के बिना नहीं जी सकती हूँ। मुझे नहीं करनी है शादी अम्मी, बस। अगर ऐसा है तो फिर ये सुधाकर नाम का आदमी रूही के पीछे क्यों पड़ा? सुधाकर का तो पता नहीं, पर कोई फारूक था जो रूही के पीछे पड़ा था। पर ये तो 3 महीने पुरानी बात है। रोही, आज मैं फैसला करने आया हूँ। कौन है बे? कौन है तू? हाँ क्या है मेरी बेटी से? चाल निकल यहाँ से। चुपचाप मेरे साथ। जाता क्या पुलिस को बुलाओ। देख लूंगा सबको। रोही देख लेना। पुलिस की धमकी देने पर उसने पीछा छोड़ा रूही का। क्योंकि फारूक ने रूही को दोबारा गायब तो नहीं कर दिया? कहाँ रहता है फारूक? बस उठ। रूही बहुत खूबसूरत लड़की है साहब। मैं रूही जैसी लड़की से शादी करना चाहता था साहब, इसीलिए उसको अपने इलाज के चक्कर में फंसाया, लेकिन उसने मुझे कभी घास नहीं डाली। इसीलिए तूने उसे गायब करवा दिया। और जब उसके बाप को पता चला तो उसे भी मरवा दिया। कहाँ है रूही? मुझे नहीं मालूम सब कहाँ है वो साहब। सब मैंने नहीं मारा किसी को साहब, मैं क्यों मारूंगा साहब? तो सुधाकर को जानता है? रूही के साथ उसका चक्कर है ना? सर उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा साहब। सुधाकर तो रूही के बाप करीम को फंसाए हुए था साहब। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? मैं रूही से प्यार करता था साहब, इसलिए उस पर नजर रखे हुए था। उन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था, मेरे पास वीडियो साहब। ये देखिए। मुझे सब पता चल गया है। तुमने मेरे अब्बा को अपने जाल में फंसाया है। मैं जाकर सबको बताऊंगी और मैं पुलिस को भी बताऊंगी। अरे तुम्हारे पिताजी ने मुझे फंसाया है। शेख, अगर ये मदन ही सुधाकर है तो इसका मतलब इसने खुद नाम बदलकर अपनी जमीन करीम को बेची। लेकिन फिर इसका गेम क्या था? और वो जमीन पर मिला हाथ किसका है? सर इधर रूही गायब है और करीम की मौत भी सवाल बनकर खड़ी है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मदन ने ही रूही को गायब कर दिया हो? अब टाइम आ गया कि इस मदन और सुधाकर को किसी भी हालत में दबोचा जाए। फोर्स को अलर्ट करो, खबरियों को काम पर लगाओ। मुझे ये सुधाकर चाहिए। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, ये कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। फारूक के जरिए किए गए इस बड़े खुलासे ने पुलिस को हैरत में डाल दिया था कि मदन और सुधाकर एक ही इंसान थे। पुलिस का मुकाबला एक शातिर मुजरिम से था। इस साजिश के सरगना मदन तक पहुंचने के लिए पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। सर। हाँ शेख, ये मदन नटकानी के बारे में कुछ जानते हैं? बोला। सर आप लोग ने जो पोस्टर लगाया ना वो मैंने देखे। सर उस आदमी ने तो मेरे को भी चुना लगाया। सर उसका नाम कोई मदन नटकरी नहीं है, वो तो अपना प्रशांत धोत्रे है। प्रशांत धोत्रे? इसका मतलब इस आदमी ने और भी लोगों को जमीन के मामले में ठगा है। सर ऐसे धोखेबाज आदमी के साथ रूही का क्या संबंध हो सकता है? वही तो पता लगाना है शेख, कौन किसके साथ क्यों और किस फायदे के लिए जुड़ा हुआ। अबे कौन है बे तू? पुलिस।
कहाँ भागने की तैयारी में थी? अपनी बहन के पास? सच सच बताओ कि क्या चल रहा है, बोलो। सर क्या बताओ, जब तक अब्बू थे, दीदी थी, उम्मीद थी कि वो लोग मेरा निकाह करवाएंगे, लेकिन अब्बू नहीं रहे, दीदी भी कहीं चली गई। आए दिन मुझे कोई उठा के ले जाने की धमकी देने लगा। तभी मैंने फैसला किया कि मैं गुल्लू के साथ भाग जाऊंगी। क्या करती हूँ साहब मैं इससे। और अपनी अम्मी के बारे में नहीं सोचा कि वो अकेले कैसे रहेंगी? सर हालात इतने खराब हो गए थे, और अकेली अम्मी मेरा निकाह कैसे कराती। घर से भागना किसी मुश्किल का हल नहीं होता है। सॉरी सर। ठीक है, जाओ अपने घर। सर, अच्छा, बिहार के काको गांव से फोन आया था। वहाँ भी हमारी जैसे केस हुआ है। वहाँ के पुलिस को भी जमीन खोदते वक्त एक लड़की का कटा हुआ हाथ मिला है, लेकिन पूरी जमीन खोदने के बाद उनको कुछ नहीं मिला। सर हमें एक फ़ोन कॉल आया था कि इस ज़मीन पर लाश गड़ी है। यहाँ पहुंचकर ज़मीन खुदवाई तो बस एक हाथ मिला। ये रही उस हाथ की तस्वीरें। कमाल है, हमारे भी ऐसी केस हुआ था। वैसे जमीन किसकी है? सर इसी की है, इसी ने गाड़ा था वो हाथ। क्यों गाड़ा था हाथ? किसका हाथ है ये? साहब मैंने तो मैडम को बता चुका है, हमने जिससे ये ज़मीन खरीदा ना सर, वो ज़मीन ये दुगना दाम में बेचा है। ये फोटो देखो, ये आदमी था। हाँ सर, यही आदमी था। सर खबर मिलते ही हम हरकत में आ गए थे। फिलहाल वो घर से फरार है, यहीं कहीं छुपा बैठा होगा, बट जैसे ही भागने की कोशिश करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ हम अभी आते हैं। सर वो आदमी का पता चल चुका है, वो सिवान की बस से सिवान जा रहा है, हमें चलना होगा। तू है भूचक्र का रचयिता? हाँ, मदन नाडकर्णी, सुधाकर रेगे, प्रशांत धोत्रे, भंवर सिंह। हाँ सर, मैं एक फर्टिलाइजर सेल्समैन था, जगह जगह आता जाता था। एक बार मेरे दोस्त की ज़मीन से गारगोटी यानी कि एक कीमती पत्थर वो निकला। उसने मुझे वो पत्थर दिखाया। सर मैं भी वो ज़मीन खरीदना चाहता था, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मेरे पास एक बंजर ज़मीन थी और समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करूं। फिर मैं करीम नाम के एक आदमी से मिला। वो दिन रात लॉटरी से, शॉर्टकट से पैसा कमाने का सपना देखता था। करीम भाई, कब तक ये छोटी मोटी ताश की बाजी खेलते रहोगे? मंजे, मैं समझा नहीं। चाहते हो ना लॉटरी निकले? हाँ समझो निकल गए। ये मेरा कार्ड। सुधाकर रेगे प्रॉपर्टी डीलर। फोन करना मुझे। मैंने सर उसे गारगोटी पत्थर का लालच देकर अपनी बंजर ज़मीन उसे बेच दी। मैंने सर उस ज़मीन में एक गारगोटी पत्थर छिपाया था। फिर मैंने करीम के सामने उस जगह को खोदा और उसे वो पत्थर निकाल कर दिखाया। बन जाओ इस हीरे की खान के मालिक। बस 8 लाख का इंतजाम कर। 8 लाख? पर इतना रुपया मैं किधर से लाएगा? चिंता मत करो करीम भाई, मेरा एक दोस्त है, उससे मिल, इंतजाम हो जाएगा। सर मैंने करीम को उसके घर के जाली पेपर्स बनवाकर इरिया के पास भेजा। इरिया ने भारी ब्याज के लालच में करीम को पैसे दे दिए, लेकिन करीम के पास जमीन खुदवाने के पैसे नहीं थे। तो उसने मुर्दा घर से एक लावारिस लाश लाकर
उसका हाथ काटकर जमीन में गाड़ दिया और आपको खबर दी, ताकि आप लोग लाश के चक्कर में उस जगह को खोद डालें और उसे वो पत्थर मिल जाए। ये बात तुझे कैसे पता? सर ये सब उसने खुद मुझे बताया। और करीम को क्यों मारा? सर उसका दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गया। तेरे कहने मैंने कितना बड़ा कदम उठाया, लाश का हाथ काट के मैंने गाड़ा उधर, तो वहां से घरगुटी नहीं लाश निकली, लाश। साला पुलिस मेरे को ढूंढ रही है और इलिया भी ढूंढ रहा है। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। कौन से पैसे? कैसे पैसे? निकल यहाँ से। साला खून किया तू, मैं जाके बोलूंगा पुलिस को, खून किया तूने साले। सर मैं करीम को मारना नहीं चाहता था, वो झगड़े में ये सब हो गया। रूही और तेरा क्या चक्कर है? सर वो रूही को करीम ने जो ज़मीन खरीदी थी उसके बारे में पता चल गया था और वो हर रोज़ फ़ोन करके मुझे अपने अब्बू से दूर रहने के लिए बोलती थी। मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। एक दिन अचानक घर पर आ गई सर। काका, मदन बोल रहा हूँ। हाँ बस अगले महीने आ जाऊंगा, फिर तो वहीं बस जाऊंगा सावंतवाड़ी में। काका वो पैसे मिल गए थे ना? हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं और। वाह, तुम्हारा तो नाम भी असली नहीं है। क्यों फंसाया तुमने मेरे अब्बा को? देखो मैं ना जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी और पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। रूही अरे जाने दो मुझे। तुम मेरी बात मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे अब्बा के साथ कुछ नहीं किया। रूही देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूं। मैं खुद फंसा हूं। सुनो, मेरे पास एक और जमीन है, मैं उसे बेचने जा रहा हूं। उसके जितने भी पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। अपने अब्बा को परेशानी से बचाने के लिए वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए। यहाँ वाली जमीन का सौदा हो चुका था, मैं पैसा लेकर भागने की फिराक में ही था कि उसने मुझे पकड़ लिया। ये मेरे अब्बा के पैसे हैं। बैग छोड़। मैं ये पैसे लेकर कहीं नहीं जाने दूंगी। ए सुन, दिमाग खराब मत कर मेरा। ये तेरे अब्बा का पैसा नहीं, मेरा पैसा है, समझी? तू धोखेबाज है। फिर क्या किया तूने रूही के साथ? सर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने रूही को बंदी बनाकर रखा था। अगर उसे छोड़ देता तो वो मुझे फंसवा देती। राम प्रसाद के पास भी जमीन खुदवाने के लिए पैसे नहीं थे। वो सर मुझसे जिद करने लगा कि मैं उसकी मदद करूं। सर मैंने रूही का हाथ काट कर राम प्रसाद को दे दिया और करीम वाले आइडिया को दोहराया। बहुत खून बहा और धीरे धीरे रूही ने दम तोड़ दिया। रूही की लाश का क्या किया तूने? सर वो उसे घर के पीछे गाड़ दिया। अब ये भी बता दे कि तेरा असली नाम क्या है? सर मेरा असली नाम मदन नागकर्णी है। मुझे किराए के मकान से कुछ आईडीज मिले थे। उन्हीं आईडीज से मैंने सिम कार्ड्स लिए और उन नंबर से मैं सारी डील्स करता था। तेरी जमीन पर जो कंकाल मिला था वो किसका था? सर कसम से सर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तेरे इन कीमती पत्थरों के लालच में तूने 2 लोगों की जान ले ली और पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब जेल की काल कोठरी में दीवारों पर सर मारना और उन पत्थरों में ढूंढते रहना अपने गारगोटी। अम्मी, आप मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया मानती है मेरे हाथों में जादू है, जादू। तेरे हाथों में सच में जादू है बेटा। आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपके अब्बा के बिना नहीं जी सकती हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगी। अपने नुकसान को पूरा करने और कामयाबी पाने के चक्कर में मदन ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। करीम ने अगर यह अंदाजा लगाया होता कि अपने हाथ आई ये गारगोटी यानी कि कीमती पत्थरों की दौलत कोई किसी को ऐसे ही क्यों दे देगा, तो शायद इतने जुर्म ना होते। उसकी शॉर्टकट से पैसा कमाने की, कामयाबी हासिल करने की फितरत ने न सिर्फ उसकी जान ली बल्कि रूही को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। जमीन में दबे कंकाल के बारे में पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है, लेकिन इस कंकाल की मदद से पुलिस ने यह केस जरूर हल कर लिया था। अगर कोई यह सोचता है कि कामयाबी बिना मेहनत के सजी सजाई हाथ लग जाएगी, एक दिन खुद दरवाजे पर आकर दस्तक देगी, तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि कामयाबी न बिना मेहनत के मिलती है और न ही टिकती है।
कामयाबी की रोशनी से ही बदहाली का अंधेरा दूर होता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।